तो परिवार क्या कह रहा है? जो वहां पर चश्मदीद थे, वकील हैं, उन सब की बात आपने सुनी। एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं मुंबई का। हमारे साथ अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। अरविंद, आप कुछ देर पहले जो बात कह रहे थे उसको तो पूरी करिएगा ही, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में भी है, वो ये कि जिस कपड़े का इस्तेमाल फंदा लगाने के लिए हुआ, नीरज के बयान के मुताबिक वो सुशांत सिंह राजपूत का ही एक कुर्ता था। लेकिन क्या एक कुर्ते में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इतने भारी भरकम एक शरीर को होल्ड कर सकता है? इसको लेकर परिवार ने भी सवाल खड़ा किया है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन पर क्या कोई तस्वीर इस पर साफ हुई है या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? देखिए, जिस तरह का जो कपड़ा था उससे मिलता जुलता कपड़ा लेकर ही डमी के साथ सुशांत के फ्लैट पर सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आई थी। इस बात की भी जांच चल रही है। दूसरी चीज जो मैं अपनी बात कह रहा था मीनाक्षी, दरअसल जो शम्स बात कह रहे थे कि सुसाइड किया जा सकता है, लेकिन वो सुसाइड है या आत्महत्या, इसकी जांच सुधीर गुप्ता बताएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करके। दरअसल क्या है कि एक सवाल के पीछे सब कोई उलझा हुआ है और जो शुरू से एक चीज मिसिंग है कि वो तस्वीर जिसमें सुशांत पंखे से लटके हुए, वो तस्वीर गायब है। अमूमन जब इस तरह की कोई वारदात होती है, जो मौका वारदात पर पुलिस जाती है, मौका मुआयना करती है, तो वो तमाम तस्वीरें एविडेंस के तौर पर क्लिक करती है ताकि बाद में उसको एनालाइज किया जा सके। वो तस्वीर मिसिंग है, शम्स। तस्वीर मिसिंग है, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पूरी चीज है, जो सुशांत की मैंने बताया कि जो डमी ट्रायल हुआ था, तो सारे मुंबई पुलिस ने भी मेजरमेंट लिया था और वो सारी चीजें हैं। तो आपको मैं मेजरमेंट अगर बताऊं, जो सारे इसमें नापा गया है वो ये है कि जो मैट्रेस से फैन की हाइट है, गद्दे से लेकर फैन की, वो है 5 फुट 11 इंच गैप, जबकि सुशांत की जो हाइट है वो 5 फुट 10 इंच है। बेड मैट्रेस के साथ, अगर बेड के ऊपर मैट्रेस गद्दा रखा है तो 1 फीट 9 इंच, यानी कि 1 फीट 9 इंच का गद्दा है। द हाइट ऑफ मैट्रेस इज 8 इंच। इसके अलावा फ्रॉम रूफ टू मैट्रेस हाइट इज 9 फीट 3 इंचेस। तो ये सारे मेजरमेंट है और इसी मेजरमेंट के आधार पर ये पूरा डमी ट्रायल किया गया, जिसके बाद सीबीआई ने ये माना कि हाँ, यहाँ पे इस बेड पे खड़े होके एक आदमी बिना किसी सहारे के, बिना किसी स्टूल टेबल के फंदा कस सकता है। लेकिन फिर मैं वही आऊंगा उसी बात पर कि ये तो यहाँ का एक पहलू है, लेकिन सुशांत ने खुद फंदा कसा या सुशांत का कत्ल करने के बाद गले में इसको सुसाइड दिखाने के लिए फंदा लगाया गया, ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जो टीम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, वो अपनी आखिरी राय देंगे और उसके बाद ही ये तस्वीर क्लियर होगी कि सुशांत की मौत का सच है क्या। सुशांत की मौत का सच क्या है। और शायद यही वजह है कि मीनाक्षी, ये जो फ्लैट है जहां पर ये सुशांत रहते थे, इसी फ्लैट पर 2 दिन तक बाकायदा पूछताछ के पास मौका वारदात पर नीरज था, सिद्धार्थ था और उसके अलावा दीपेश था, जो मौका वारदात पर मौजूद थे। उनसे पहले पूछताछ की गई, फिर यहाँ पर लाया गया और दूसरे दिन भी लाया गया था। बहुत मुमकिन है कि सीबीआई की टीम आज फिर यहाँ पर आए, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो क्राइम सीन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हत्या है या आत्महत्या, इन दोनों एंगल पर ही फिलहाल सीबीआई की टीम जांच करी है। साथ ही साथ वो दरवाजा जो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है, उसकी भी तफ्तीश कर रही है कि और शायद ही वजह कि चाबी वाले से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन 2 दिन की जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, उससे इस नतीजे पर जरूर पहुंची है सीबीआई, जैसा कि शम्स बता रहे थे कि उस रूम से, पंखे से, बेड से कोई भी शख्स फांसी का फंदा लगा सकता है। अब ये जांच का विषय है कि खुद फंदा लगाया या किसी ने गला घोटा, इसकी जांच। अरविंद, एक बात और बताइएगा कि जानकारी क्या सामने आ रही है? रिया चक्रवर्ती को भी क्या समन दिया गया है? कब तक उनसे पूछताछ हो सकती है? और इसी के साथ एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगी। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच जो कुछ भी हुआ अरविंद, रिया चक्रवर्ती और सुशांत रिलेशनशिप में थे। अब ऐसे में 2 लोग जो रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच किस तरह की बॉन्डिंग है, उनके बीच अगर कोई झगड़ा हुआ है, उनके बीच जो रिश्ता है, उसे सिर्फ मैसेजेस के आधार पर किस तरह से जांचा जाएगा? इसके लिए क्या सीबीआई के पास तरीका है या अमूमन इस तरह के केसेस में क्या होता है? देखिए, 8 जून से 14 दिन, 6 दिन के अंदर क्या ऐसा हुआ, वो जानने की सीबीआई जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि 8 जून को रिया अचानक से घर छोड़कर चली गई। उसके बाद वो महेश भट्ट से बात करती हैं। यहाँ सबसे बड़ा रिया पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था तो उन्होंने कहा था कि इस रिश्ते के टूटने के बाद, सुशांत के रिश्ते से टूटने के बाद वो काफी डिप्रेशन में है, जबकि महेश भट्ट से जब वो चैट करती हैं तो वो बताती हैं वो काफी रिलैक्स हो रही हैं, अब वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और बाकायदा उन्होंने ये भी बोला था, आयशा इज बैक,
जलेबी फिल्म में उनका नाम आयशा ही था। तो इस पर जरूर सवाल होगा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर रिया कहती है कि वो डिप्रेशन में थी, जबकि महेश भट्ट से बात करती हैं। शम्स हमारे साथ है, हम उनसे पूछते हैं ये 8 जून और 14 जून 6 दिन का गैप, रिया से जब पूछताछ होगी तो ये जरूर जानने की कोशिश करेगी कि नंबर क्यों ब्लॉक किया, क्या ऐसी बात होगी कि अचानक। दो चीजें, 8 जून से लेकर 14 जून तक अब तक के जितने विटनेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स हैं मोबाइल कॉल के लिए, रिया जब 8 जून को गई उसके बाद से सुशांत का कोई संपर्क नहीं। रिया 8 जून को गई थी, उसके बाद जब सुशांत तब तक जिंदा थे, लेकिन 14 जून मतलब उनकी मौत से पहले फिर ना दोबारा कभी मुलाकात हुई, ना दोनों की बात हुई, ना व्हाट्सएप हुए। क्योंकि ये भी है कि रिया के जो कॉल डिटेल है वो बता रहे हैं कि सुशांत का जो है मोबाइल उसने नंबर ब्लॉक कर रखा था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 8 जून को जाना, झगड़ा करना और उसके बाद फिर महेश भट्ट के साथ ये सारे चैट्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है कि वो सारी चीजें, सारी बातें क्या है, उसकी गहराई, उसका मतलब क्या है। और ये सारी कहानी इसलिए भी है कि 8 जून को रिया जाती है और 14 जून को सुशांत की मौत है। हालांकि 6 दिन का गैप है, तो 6 दिन में अब यहाँ पर सीबीआई को यह भी पता करना, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, उसमें आपको डायरेक्ट एक्ट का लिंक करना जरूरी है। लेकिन 6 दिन के बाद सुशांत अगर सुसाइड हो रही है और बात नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हुआ, रिया का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्या रिया ने किसी और जरिए से मैसेज भिजवाया या कुछ बात की, कोई ऐसी चीज हुई, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको वो कड़ी जोड़नी पड़ेगी अगर लिंक एस्टेब्लिश करनी है, और खासतौर पर अगर रिया के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज करना और गिरफ्तार करना है, तो आपको डायरेक्ट लिंक सुशांत की मौत के साथ जोड़ना ही पड़ेगा।